वेलकम बैक एवरीवन। तो फिर एक और नए सेशन के साथ आज एक नया टॉपिक रिवाइज करेंगे हमारी पावर ट्रैक सीरीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्च 2025 के लिए। सर आज कौन सा टॉपिक रिवाइज कराओगे? तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है बिजनेस वैल्यूएशन। तो आज क्विक रिवीजन करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन के, और साथ साथ आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन भी कराता हूँ। लाइट कंपनी, देख रहे हो रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन है, मार्च जून 23 में आया है ये क्वेश्चन। और एक और चीज बता दूं, जनरली बिजनेस वैल्यूएशन आपका सेक्शन बी में टेस्ट होता है ईसीसीए में। तो सेक्शन बी में अगर वैल्यूएशन आता है तो मान के चलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज क्विकली इसको रिवाइज करते हैं और साथ के साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे एंड में लाइट कंपनी। चलो स्टार्ट करें। तो देखो, वैल्यूएशन के ना तीन तरीके हैं। देखो वैल्यूएशन क्यों करते हैं, वैल्यूएशन क्या है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एट दिस टाइम। यस सर। देखो वैल्यूएशन के अंदर हमें ये जानना होता है कि इसकी प्राइस क्या है, किसी भी कंपनी की फेयर प्राइस क्या है, किसी भी एसेट का फेयर प्राइस क्या है। भाई बिना वैल्यूएशन के यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको किस रेट पे बाय करें या किस रेट पे सेल करें। और वैल्यूएशन के कई मेथड है बच्चों, और हमारे कोर्स में तीन बड़े फेमस मेथड हैं: असेट बेस्ड वैल्यूएशन, इनकम बेस्ड वैल्यूएशन और फाइनली कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, वो यही तीन वैल्यूएशन मेथड्स हैं। पहला है असेट बेस्ड वैल्यूएशन, नेट एसेट मेथड। सर क्या है नेट एसेट मेथड? तो बहुत सिंपल, मतलब ये तो रेयरली एक्चुअली यूज होता है, प्रैक्टिकली यूज भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है। नेट एसेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन कहता है कि अगर आपको किसी कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, किसी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करनी है, इक्विटी की वैल्यूएशन करनी है, तो कंपनी के सारे एसेट लो, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो और डिवाइड कर दो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से। तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। मान लो आपके पास 20 करोड़ के एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, 20 करोड़ के एसेट है, 5 करोड़ की लायबिलिटी है, तो आपका बिजनेस कितने का हुआ? 15 करोड़ का। और 15 करोड़ का एसेट है, 10,000 मेंबर है, पर मेंबर पर शेयर कितनी वैल्यूएशन आई? समझ आ गया नेट एसेट मेथड वैल्यूएशन। बट हाँ, इस मेथड में कुछ कमियां हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेथड सारे एसेट्स को ले रहा है जो दिखाई दे रहे हैं, जो बुक में है, बट अबाउट गुडविल। तो इसीलिए नेट एसेट मेथड्स की कुछ डिसएडवांटेज है, उसमें से एक डिसएडवांटेज है, ये इंटैंजिबल एसेट्स को कंसीडर नहीं करता, स्पेसिफिकली गुडविल को। और दूसरा, एसेट की वैल्यूएशन कौन सी ली जाए? आपने कह तो दिया ऑल एसेट ऑल लायबिलिटी, बट इनकी वैल्यूएशन दोस्त कौन सी लें हम, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सर क्या कहना चाहते हो? देखो, यहाँ पे वैल्यूएशन कई तरीके की हो सकती है ना दोस्त। बुक वैल्यू हो सकती है, असेट की बुक वैल्यू। एक वैल्यू कहलाती है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक कहलाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू, आरवी। तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ली जाए, उसका सवाल आता है। देखो बुक वैल्यू तो ऑब्वियसली एकदम बेकार वैल्यू है। बुक वैल्यू एग्जाम में वैसे आपको बताएगा कौन सी वैल्यू लेना है, कुछ ना बोला हो तो बुक वैल्यू लेना। बुक वैल्यू तो वो वैल्यू है जो बुक में लिखी हुई है। एनआरवी, आज अगर मैं एसेट को बेचता हूँ, आज अगर मैं एसेट को बेचता हूँ, लिक्विडेट करता हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी उसको बेचने के लिए? तो ये भी एक रीजनेबल वैल्यू मानी जाती है ऑब्वियसली। कि बुक्स में की बिल्डिंग हो सकती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 5 करोड़ की, आज उसकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ है, तो आप 15 करोड़ लोगे। या एक होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। देखो, रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है, एनआरबी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये ऐसा है कि आज अगर मैं ये सेम बिजनेस, बायर जो बिजनेस को खरीदना चाहता है, वो खुद ये बिजनेस आपसे ना खरीदे, खुद ये बिजनेस क्रिएट करे, मार्केट से जाके ये वाला एसेट लेके आए या ये वाला एसेट कंस्ट्रक्ट कराए, तो कितने का पड़ेगा उसको? तो उसे रिप्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। मतलब एक घड़ी है, मान लो आपको एक वॉच पसंद आई, आपको रोलेक्स की एक वॉच पसंद आई। आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस वॉच वाले के पास जाओ और उससे वो वॉच का प्राइस पूछो और उस वॉच को खरीदो उसकी मार्केट वैल्यू पे। दूसरा तरीका है कि आप खुद वो वॉच क्रिएट करो, और उसको आप जब खुद क्रिएट करोगे तो जो बनाने में आपका जो खर्चा आएगा, उसको कॉस्ट आप मान सकते हो, उसको वैल्यू आप मान सकते हो।
तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू कोई बंदा पे करने को तैयार होगा। इससे ज़्यादा तो कोई देगा ही नहीं ना। अगर मैं सेम टू सेम आपके जैसा बिज़नेस 20 करोड़ में बना सकता हूँ और आप मुझसे 25 करोड़ माँग रहे हो, इग्नोरिंग इंटैंजिबल एसेट्स, गुडविल को, तो मैं क्यों दूँगा आपको पैसा? और एनआरवी ऑब्वियसली मिनिमम देता है, मतलब नेगोशिएशन में ये आपको मिनिमम देगा। आज मेरा बिज़नेस मार्केट में 15 करोड़ का बिकेगा, मैं आपको 13 में क्यों बेचूँगा? अगर मैं अपने एसेट सिंगल-सिंगल भी डिस्पोज़ करूँ तो 15 का बिक जाएगा, आप 13 में कैसे माँग रहे हो? तो बायर के लिए ये मिनिमम हो गया, ये सेलर के लिए मैक्सिमम हो गया। इन दोनों के बीच कहीं नेगोशिएशन हो जाएगा। आती है बात समझ? हाँ सर। तो पहला बड़ा सिंपल सा वैल्यूएशन रिवाइज़ कराया। देखो बच्चों ये रिवीजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी जा नहीं सकता, आप समझते हो, को पॉइंट्स में रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो जल्दी-जल्दी समझते चलो। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन वो वैल्यू है जिसमें एसेट कंपनी की वैल्यू एसेट के बेस पे की जाती है। दूसरा तरीका दूसरा तरीका है, आपको एसेट वैल्यूएशन पसंद नहीं आया, बैलेंस शीट वैल्यूएशन पसंद नहीं आई, तो लेट्स वैल्यू फ्रॉम P&L, इनकम के बेस पे, कमाई के बेस पे। क्या क्या तुम प्रॉफिट कमाते हो? क्या तुम अर्निंग करते हो? तुम्हारा बिज़नेस क्या कमाता है? उस बेस पे मैं कंपनी की वैल्यूएशन करूँगा। तो क्या ये मेथड भी वैलिड नहीं है? ये मेथड भी आपको अच्छा नहीं लगता? रीज़नेबल है यार। अगर मैं आपकी वैल्यूएशन करना चाहूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं आपकी वेल्थ देखूँ। आपके पास कार कितने हैं? आपके पास अ अ, घर कितने हैं? आपके पास ज्वेलरी कितनी है? मैं सबकी वैल्यूएशन करूँ तो एक तरीका ये हो सकता है कि वेल्थ निकालने का, आपकी वैल्यू करने का। दूसरा मैं आपका सालाना प्रॉफिट भी तो देख सकता हूँ। तो वहाँ पे अपन मेथड यूज़ करते हैं जैसे पीई रेशो को। पीई रेशो सर ये कैसे यूज़ करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सिमिलर कंपनी की पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे रिलेटिव मल्टीपल भी कहते हैं। सिमिलर कंपनी की पीई रेशो मतलब पीई रेशो क्या होती है? हाउ मच मार्केट इज़ रेडी टू पे फॉर 1 रुपीज़ फॉर $1 ऑफ अर्निंग फॉर 1 अर्निंग। तो ₹1 मान लो सिमिलर कंपनी है जो हमारे जैसा काम करती है, उसके लिए मार्केट 10 टाइम्स पे करने को तैयार है। तो हम अपनी पी रेशो को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मान लो आप उसके लिए 10 टाइम्स देने को तैयार हो, हमारी कंपनी नहीं है तो हमारी कंपनी के लिए आप 8 टाइम देना चाहते हो। हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 1000 मिलियन, तो 1000 इंटू 8 हमारी कंपनी की वैल्यूएशन आ गई 8000 मिलियन। तो एक होता है पी रेशो, पी रेशो के थ्रू कंपनी की वैल्यूएशन करना, और पी रेशो को कई बच्चे समझते नहीं है। क्लास में बड़ी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, बट अभी के लिए समझो। एक के लिए कितना पैसा? एक क्विज़ क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ आपको। एक बात सोचना, अगर सब कुछ कांस्टेंट रहे, सिर्फ पी रेशियो को देखें, एक कंपनी की पी रेशियो कंपनी ए की 10 है और कंपनी बी की 12। एक जगह 1 के लिए 10 और एक देने पड़ेंगे, एक की जगह 1 के लिए 12। व्हाट डू यू थिंक? कौन-सी कंपनी के साथ आप लोग जाओगे? जिसकी पी 10 है, जिसकी पी 12 है? सोचना है इस बात को। बट अभी के लिए समझो, पी रेशियो वैल्यूएशन में काम आती है। पी रेशियो सर वैल्यूएशन में कैसे काम आती है? पी रेशियो बच्चों वैल्यूएशन में ऐसे काम आती है कि मैं सिमिलर कंपनी का, सर आपको अपनी कंपनी का प्राइस थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। मेरी कंपनी की अर्निंग का प्राइस होता तो फिर तो बात ही क्या थी, नहीं है। मैं सिमिलर कंपनी का पी लूँगा, उसका मार्केट में ट्रेड जिस रेट पे हो रहा है उसको लूँगा, उसको एडजस्ट करूँगा और अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दूँगा। दूसरा है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड कहता है हुँ, हुँ, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस, मतलब पी रेशियो का उल्टा। ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। मान लो आपकी अर्निंग है 10 और मार्केट प्राइस है 100, तो ये कितना आ गया? 10%, 10%। इसको बोलेंगे अर्निंग यील्ड। तो कई बार हम इन यील्ड्स को, अर्निंग यील्ड को भी डिस्काउंटिंग फैक्टर मान के वैल्यूएशन कर देते हैं। इन यील्ड के बेसिस पे भी वैल्यूएशन कंपनी की कर देते हैं। अर्निंग यील्ड या डिविडेंड यील्ड, और यील्ड हमेशा निकलेगी मार्केट प्राइस पे। ध्यान रखना, रेट नहीं बात कर रहा। अगर बोले डिविडेंड रेट, रेट तो निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे। इंटरेस्ट, कूपन रेट, रेट हमेशा निकलते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। कूपन रेट डेट की नॉमिनल वैल्यू पे, डिविडेंड रेट इक्विटी की नॉमिनल वैल्यू पे। बट क्वेश्चन बोलता है यील्ड, यील्ड इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, व्हाटएवर द यील्ड इज। इफ इट इज अर्निंग यील्ड, it will be market price of shares. If it is dividend yield, still it will be market price of share. But if it is market yield, it will be uh, uh, price of debenture can be, if you want to calculate price of yield of debenture, then market price of debenture. आप इक्विटी का मार्केट, इक्विटी की यील्ड निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस भी इक्विटी का लोगे। तो मेन तरीका देखो आपका यहाँ पे पी रेशियो है ये,
बाकी तो आपको यील्ड बताई हुई है कि 2 तरीके की यील्ड निकाल सकते हो, अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड। होती है बात समझ? और अर्निंग और डिविडेंड में भी आप देखो, अगर कोई कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, उसका ज़्यादा फोकस क्या होगा कंपनी की अर्निंग यील्ड पे कि ये सालाना क्या यील्ड जनरेट कर रही है। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म या माइनॉरिटी है, उनका फोकस डिविडेंड पे होगा। बताओ ऐसा क्यों? एक क्विज क्वेश्चन रिवीजन में भी कि डिविडेंड यील्ड पे ज़्यादा फोकस होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का। अर्निंग यील्ड पे फोकस होगा मेजॉरिटी इन्वेस्टर का, माइनॉरिटी का। चलो मैंने आंसर बता ही दिया आपको, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो है बच्चा, वो माइनॉरिटी का तो फोकस डिविडेंड पे ही है ना, वो अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। कंट्रोल तो मेजॉरिटी के हाथ में है, पूरा का पूरा अर्निंग चाहे तो बाँट दें। जो कंपनी में 60% 70 उनको डिविडेंड से क्या मतलब? अल्टीमेटली शेयर होल्डर ही तो डिविडेंड बाँटते हैं। तो उनका डिविडेंड यील्ड पे फोकस नहीं होगा ज़्यादा, उनका अर्निंग यील्ड पे होगा। ध्यान रखना थ्योरी में पूछ सकते हैं। तो समझ आया इनकम बेस्ड वैल्यूएशन में कैसे वैल्यू करते हैं? इनकम को पी रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इनकम को अर्निंग यील्ड से आप डिवाइड कर सकते हो, इनकम को डिविडेंड यील्ड से डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपको वैल्यूएशन मिल जाएगी। सेम ही बात है। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ आती है। तीसरा तरीका है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो आपके डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होते हैं, कैश फ्लो मॉडल होते हैं, सब इसी में आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम या तो कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या कैश फ्लो देगी। हम इसमें फ्यूचर के डिविडेंड निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालते हैं, हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकालते हैं और उस बेस पे कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। बड़ा अच्छा मेथड है। कैश फ्लो बेस्ड मेथड सारे मेथड में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। हालाँकि प्रैक्टिकली तो रिलेटिव वैल्यूएशन, ये जो मैंने आपको पी रेशियो वाला मेथड बताया, उस टाइप के मेथड मार्केट मल्टीपल ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट कंपनी को कोर एनालाइज़ करने के लिए कैश फ्लो मेथड सबसे अच्छा मेथड है। कंपनी की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे बोलते हैं, उसको निकालने के लिए कैश फ्लो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ये कहता है कि कंपनी के कैश फ्लो लो, जो आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता है वैसे ही बिल्कुल सेम ये वही मेथड है। कहता है 2 तरीके के कैश फ्लो हो सकते हैं, एक होता है एफसीएफई और एक होता है एफसीएफएफ। फ्री कैश फ्लो टू फर्म या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अगर आप फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लेते हो, तो आपको डिवाइड भी किससे करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इससे आपकी वैल्यू भी जो निकल के आएगी, वो निकल के आएगी इक्विटी वैल्यू, यानी पूरे फर्म की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, पूरे कंपनी की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, वो सिर्फ निकल के आएगी इक्विटी की वैल्यू, कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं। एफसीएफएफ यानी आपने पूरे फर्म का कैश फ्लो लिया, तो कहता है इसको आप वैक से डिवाइड करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और वैल्यू भी जो निकल के आएगी फर्म वैल्यू। सर हमें इक्विटी वैल्यू चाहिए, तो फर्म वैल्यू में से आप इक्विटी वैल्यू को फिर हटा दोगे, तब जाके आपकी यहाँ पे क्या करना है, फर्म वैल्यू से इक्विटी वैल्यू को हटा देना है, तब जाके आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्त? सॉरी, इक्विटी वैल्यू को कैसे हटाओगे, इक्विटी वैल्यू तो हमें चाहिए ही, डेट वैल्यू, करेक्ट। ठीक है, फर्म वैल्यू में से डेट की वैल्यू हटाओगे, डेट की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जनरली जिस पे ट्रेड होता है वही मार्केट वैल्यू होती है, इक्विटी वैल्यू आ जाएगी। समझे क्या? तो बड़ा अच्छा मेथड है। कहता है कि कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, देखो कि कंपनी क्या कैश फ्लो अर्न करेगी, क्या डिविडेंड अर्न करेगी फ्यूचर में। परपेचुटी में मानेंगे तो परपेचुटी का फॉर्मूला लगा देंगे, ग्रोथ हो रही होगी गॉर्डन ग्रोथ वाली, तो गॉर्डन ग्रोथ का फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी बड़ा सिंपल है ना भाई। आइडिया है ना आपको? बता देता हूँ, चलो सुनो। देखो, हालांकि मेरा अभी फॉर्मूले पे आपको ज्यादा फोकस नहीं है, फॉर्मूलेस तो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखो, अगर परपेचुटी होती है, कोई भी चीज परपेचुटी होती है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी कैश फ्लो है अपॉन डिस्काउंट रेट, जो कि मैं अभी ऊपर कर रहा था। कंफ्यूज मत होना सर, आप ये क्या कर रहे थे ऊपर? जो अपन ये कर रहे थे, एफसीएफएफ को केई से डिवाइड कर रहे थे। दूसरा होता है ग्रोथ, अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो के साथ साथ ग्रोथ भी बता दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ कभी से भी स्टार्ट हो रही हो, आंसर 1 साल पहले आएगा। और ग्रोथ के केस में कुछ नहीं, कैश फ्लो इनटू 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे केई जो डिस्काउंट रेट है, मतलब जो भी डिस्काउंट रेट है, केई वैक जो भी है, उसमें से ग्रोथ हटा दे। ये फॉर्मूले में चेंज आता है, ये फॉर्मूला इतना सा चेंज हो जाता है। कैश फ्लो में ग्रोथ प्लस हो जाती है, 1 साल अगर कैश फ्लो 2 है, तो कैश फ्लो 3 बन जाएगा।
और डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट कर देंगे। सर हम माइनस क्यों कर रहे हैं ग्रोथ रेट को, ये तो ग्रोथ कर रहा है तो ज़्यादा आना चाहिए। अरे डिस्काउंटिंग जितनी कम करोगे वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी ना। मान लो मैं यहाँ पे 20% से डिस्काउंट करता हूँ और 2% की ग्रोथ है तो यहाँ पे 18% से ही करूँगा डिस्काउंट, तो वैल्यूएशन ऑटोमैटिकली यहाँ पे ज़्यादा आएगी। मैं न्यूमरेटर को भी बढ़ा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ, इसलिए ग्रोथ के केस में वैल्यूएशन ज़्यादा आएगी। यही क्या फॉर्मूले वाली बात समझ? हाँ। अब वापस सर इस पे कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन आप बता रहे थे। हाँ बचा एफसीएफएफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म है तो वैक से डिवाइड करना। सिर्फ क्यों वैक क्यों लिया? क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू फर्म मतलब पूरे फर्म का कैश फ्लो, डेट और इक्विटी का। तो जो फैक्टर भी है वो भी पूरे फर्म का होना चाहिए वैक। तो वैल्यू कौन सी देगा? बट ये फर्म की वैल्यू। और फर्म की वैल्यू में से जब डेट की वैल्यू हटा देंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी? इक्विटी वैल्यू। सर इक्विटी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है तो हाँ, एफसीएफएफ लोगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लोगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लोगे और कई से डिवाइड करके इक्विटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आती है बात समझ? अच्छा, किसी को ये डाउट आता है कि सिर्फ एफसीएफएफ और एफसीएफई कैसे निकालते हैं? तो वो भी बहुत डिटेल में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, पर जिसको थोड़ा बहुत अभी रिवीजन क्लास में थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। फ्री कैश फ्लो टू फर्म आप कैसे निकालते हो? सारी चीजें सेम लेते हो आप, जो आप करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स हटाते हो, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस और कैपेक्स को एडजस्ट करते हो। सिर्फ इंटरेस्ट का कोई आइटम नहीं लेते, मतलब डेट की कोई भी चीज माइनस नहीं करते हैं। इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है या डेट की रीपेमेंट माइनस नहीं होती है, डेट का इशू मतलब इशू करने से जो पैसा आया वो प्लस नहीं होता है। तो डेट रिलेटेड पेमेंट इस पे इम्पैक्ट नहीं करती है। एफसीएफई में आप एफसीएफएफ जो कैश फ्लो निकालते हो उसमें ये तीनों एडजस्ट कर देते हो तो वो एफसीएफई बन जाता है। फ्री कैश फ्लो फर्म टू इक्विटी बन जाता है। सर कैसे? मतलब मान लो फ्री कैश फ्लो टू फर्म आप पहले निकालोगे हमेशा। एफसीएफई निकालने के लिए आपको एफसीएफएफ तो चाहिए ही चाहिए। उस एफसीएफएफ में इंटरेस्ट माइनस कर देना, वो एफसीएफई बन जाएगा। बाकी सब सेम रहता है, वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स सब कुछ सेम रहता है। बहुत बहुत फास्ट से बता रहा हूँ बच्चों। चलो देखो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया, ठीक है? अब हम तो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो अपने काम नहीं आएगा, टैक्स इसमें से हटा देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। सर डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर दिया, अब क्या? डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद बचा, इसमें आप वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो आप माइनस कर दोगे, डिक्रीज हो रही है मतलब आपके पास आ रही है तो प्लस कर दोगे। फिर आप इसमें करते हो प्लस माइनस कैपेक्स। कैपेक्स का तो जनरली आउटफ्लो ही होता है, माइनस ही होता है। ये आपका आता है एफसीएफएफ, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ठीक है सर, इसमें से आप हटा दोगे इंटरेस्ट को और कुछ डेट का रीपेमेंट दिया है, जनरली इंटरेस्ट ही होता है, एफसीएफई आ जाएगा, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। क्या आ गया? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। आती है क्या मेरे दोस्तों को यहाँ तक बात समझ? बिल्कुल सर। ठीक है, ये मेन तीन आपके कंसेप्ट है वैल्यूएशन के, जल्दी जल्दी अपन ने रिवाइज कर लिए। नेट एसेट मेथड, इनकम बेस्ड मेथड और कैश फ्लो मेथड। ठीक है सर, तो दो ही बातें याद रखने, देखो कैश फ्लो में ही मेन पंगा आता है। फॉर्मूला याद रखो, ग्रोथ का है तो ग्रोथ का लगा देना, परपेचुटी है तो परपेचुटी लगा देना। कैश फ्लो सही कैलकुलेट करो, फैक्टर सही लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीजें ठीक लो, गलत कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपन, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, भूला नहीं हूं मैं। कुछ थ्योरी भी बता देता हूँ, कुछ एफएम की इंपॉर्टेंट थ्योरी स्पेसिफिकली इस टॉपिक से रिलेटेड। दो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है मार्केट एफिशिएंसी। सर ये क्या है? तो ये थ्योरी ना बेसिकली बहुत टेस्ट होती है एग्जाम में। ये थ्योरी ये बात करती है कि आपका जो मार्केट है ना वो कितना एफिशिएंट है। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कितना एफिशिएंट है, मतलब क्या वो फेयर प्राइस शो करता है, जो ट्रू प्राइस है उसको शो करता है क्या इंडिया का मार्केट? वो हमारी बात यहाँ पे आती है। तो अपन जज करते हैं मार्केट की एफिशिएंसी से। इफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं इसे, ईएमएच। ये कहता है मार्केट की एफिशिएंसी तीन तरीके की हो सकती है। वीक एफिशिएंट मार्केट, अगर कोई मार्केट वीक एफिशिएंट है ना बच्चों, तो उस मार्केट में सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन, मतलब पास्ट का डाटा उस मार्केट में इनकॉर्पोरेट होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो नहीं है, आने वाली है, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो अभी न्यू रिलीज हुई है, वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होती। मतलब एक वीक मार्केट वो मार्केट माना जाता है। A weak market is that market which do not contain
पब्लिक इन्फॉर्मेशन, देखो 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन आप समझो। ये कहता है कि 3 तरीके की इन्फो होती है। एक होती है पास्ट, मतलब जो आप देखते हो ना, कई लोग पास्ट में पैटर्न देखते रहते हैं, कैसे रैंडम वॉक करता है, प्राइस की वॉक, पास्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड एनालिसिस करना, प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, वो है पास्ट इन्फॉर्मेशन। एक है पब्लिक, डिविडेंड अनाउंस करना जो सबको कंपनी बता रही है, और एक है प्राइवेट, जो अभी किसी को नहीं पता। सिर्फ़ कंपनी को पता है या गवर्नमेंट को पता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। अगर हमारा इंडिया का मार्केट या कोई भी मार्केट सिर्फ़ पास्ट की इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके रखता है, मतलब जो प्राइस है ना वो पास्ट के बेस पे है, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता लग जाए, तो मार्केट में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आया नहीं होगा। मान लो कंपनी कहती है डिविडेंड देने वाले हैं, प्राइस ₹100 का है, डिविडेंड देते ही डिविडेंड के अनाउंसमेंट से प्राइस बढ़ जाना चाहिए। मान लो ₹10 का डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी का प्राइस थ्योरेटिकली 110 हो जाना चाहिए। अभी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि हमारा मार्केट अभी वीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन को जल्दी से इनकॉर्पोरेट नहीं करता। जब लोग उसमें उसे यूज़ करने लगते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने लगते हैं, तब जाके वो इनकॉर्पोरेट होती है। तो अगर कोई मार्केट जो पास्ट को ही रखे सिर्फ़, तो वो क्या है? वीक मार्केट। कोई मार्केट जो पास्ट और पब्लिक दोनों इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर दे, वो है सेमी स्ट्रांग। और तीसरा तो मार्केट फिर मान लो भगवान ही हो गया, जिसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी पता है, मतलब पास्ट, पब्लिक, प्राइवेट, इसको तो आप बीट ही नहीं कर सकते इस मार्केट को। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, इसको बीट नहीं कर सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें एग्जाम का, समझ तो आया होगा। एक बार क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, मतलब हम पास्ट प्राइस की एनालिसिस करते हैं, तो बताओ हम कौन से मार्केट को बीट कर पाएंगे? वीक मार्केट को, सेमी स्ट्रांग को, स्ट्रांग को? दोबारा मेरा क्वेश्चन समझना। आई एनालाइज पास्ट मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देन ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस। सो व्हिच मार्केट आई कैन बीट? वीक मार्केट, सेमी स्ट्रांग और स्ट्रांग? अगर आपका आंसर है कि सर वीक, तो बिल्कुल गलत है। और अगर आप कहते हो सर कोई भी मार्केट बीट नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कोई भी मार्केट बीट नहीं कर पाओगे, आप गलत समझ लेते हो कई बार। पास्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि पास्ट इन्फॉर्मेशन से वीक मार्केट बीट हो सकता है, ये तो ये इनकॉर्पोरेट ही करता है। इसको बीट करने के लिए आपको पब्लिक या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो चीज ये खुद इनकॉर्पोरेट करता है ना, वो मार्केट, उससे आप बीट नहीं कर सकते। अगर मार्केट फास्ट भी नहीं करता, फिर तो हम कहेंगे नॉट एफिशिएंट मार्केट। वो तो एफिशिएंसी नहीं है उस मार्केट में जिसमें आप पास्ट में भी बीट कर सकते हो। नॉट एफिशिएंट एट ऑल। वीक फॉर्म एफिशिएंट भी तो एफिशिएंट है, वीकली एफिशिएंट है, मतलब पास्ट से आप इसे बीट नहीं कर सकते। पास्ट में प्राइस बढ़ रहा था तो आगे भी बढ़ेगा, ऐसे सोच के आप बीट नहीं कर सकते। वो प्राइस ऑटोमैटिकली बढ़ चुका होगा। हाँ, बट पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वीक में, प्राइवेट है। सिमिलरली सेमी स्ट्रांग को बीट करने के लिए कौन सा मार्केट चाहिए? प्राइवेट। ना आप पब्लिक से बीट कर सकते, ना पास्ट से। और स्ट्रांग को कैसे बीट करोगे? प्राइवेट से। सॉरी, स्ट्रांग को तो प्राइवेट से भी बीट नहीं कर सकते। तो आती है थ्योरी समझ कि 3 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग और स्ट्रांग। वीक फॉर्म, अच्छा, चौथा एक ये भी हो सकता है नॉट एफिशिएंट एट ऑल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नॉट एफिशिएंट मार्केट का आ जाए, तो आप उसको बीट कर सकते हो पास्ट इंफॉर्मेशन से। अ मार्केट व्हिच कैन बी बीटन, अ मार्केट व्हिच यू कैन टेक बेनिफिट थ्रू एनालाइजिंग पास्ट डाटा इज नॉट एफिशिएंट मार्केट। नो मार्केट out of all three can be overcome through past information. Even weak form of market cannot be overcome through past information because it already incorporate past information. तो आपको बेनिफिट कैसे होने देगा? भाई, जिसको पता है कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर का, वो पास्ट के बेस पे वो खुद ही चलता है, तो आपको क्यों वो बेनिफिट देगा मार्केट? बट उसे पब्लिक नहीं पता, तब आप अलग हो, क्योंकि अब आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो मार्केट के पास नहीं है। अब आप बेनिफिट ले सकते हो। आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कुछ अंदर की बात पता है आपको, आपके डायरेक्टर, मैनेजर से कंपनी के लिंक हैं। लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज़ करना इल्लीगल है बच्चों, कई कंट्रीज़ में, तो ध्यान रखना इस चीज़ को लेके। अच्छा, लास्ट थ्योरेटिकल, बस थोड़ा-सा और क्विक रिवीजन आपके लिए, जल्दी-जल्दी से क्रिस्प क्रिस्प रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से बच्चों के साथ। सर, ये क्या है? बिहेवियरल फाइनेंस कांसेप्ट। तो कुछ एग्जांपल डाले हैं। एक बड़ा अच्छा कांसेप्ट है ये, सीएफए में बहुत आता है। सीएफए लेवल 1 के अंदर काफ़ी डिटेल में है, आगे भी लेवल्स में कवर है।
वहाँ तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपन लोग। एसीसीए में भी इसका छोटा-सा कांसेप्ट डाला हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ डाली गई है। इसे कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। अब मुझे मालूम है कई बच्चे तो शायद पहली बार सुन रहे होंगे ये, नहीं करके जाते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे दोस्तों। ये जो बिहेवियरल फाइनेंस का कांसेप्ट है, ये कहता है कि क्यों कोई इन्वेस्टर देखो बहुत अभी फास्ट-फास्ट समझा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा मैनेज करिए मेरे साथ। क्यों कोई इन्वेस्टर लॉजिकली बिहेव करता है? क्यों मार्केट में कोई इन्वेस्टर रिसर्च करके पैसे नहीं क्यों नहीं लगाता? ये तो अपन सबका हाल है क्या? आपको इतना नॉलेज है, क्या आप एनालिसिस करके पैसा लगाते हो? एक या विदाउट एनालाइजिंग आप पैसा लगा देते हो? आज आप में से कइयों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। आप में से किसने कंपनी की पूरी वैल्यूएशन करी, कैश फ्लो मेथड से, उसके कैश फ्लो कैलकुलेट करे या सिर्फ पैसा लगा दिया? तो व्हाई वी आर बिहेविंग इरेशनली इवन वी हैव नॉलेज? इसका आंसर करता है बिहेवियरल फाइनेंस के एक इन्वेस्टर समझदार होके भी बेवकूफी क्यों करता है। इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। पहला है हर्डिंग। हर्डिंग क्या कहता है? भेड़ चाल। भाई जैसे अपन होता है ना, गोलगप्पे की दुकान है, दो दुकान है गोलगप्पे की। गोलगप्पा समझते हो? हाँ सर। मतलब एक गुप्ता जी की दुकान है गोलगप्पे की, एक श्याम जी करके दुकान है गोलगप्पे की। भाई श्याम जी की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, गुप्ता जी की दुकान पे भीड़ नहीं है, तो आप ऑटोमैटिकली कहाँ जाओगे? किस तरफ आप फॉलो किसको करोगे? भीड़ को। एक सही तरीका क्या था? आप दोनों का टेस्ट करते, एनालाइज़ करते कि किसकी क्वालिटी बेटर है। ऐसा तो नहीं है कि भीड़ इज़ ऑलवेज़ राइट। बट हम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ भीड़ जा रही है, हर्डिंग उसे ही कहते हैं। यही बात समझ? दूसरा आता है नॉइज़ ट्रेडर। नॉइज़ ट्रेडर, सर ये क्या है? ये बंदा तो और गज़ब है, ये तो जैसे ही कहीं कोई र्यूमर सुनता है, कोई सोशल मीडिया में कोई बात सुन लेता है, अंबानी जी गए रशिया में, या कोई भी न्यूज़ आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, कुछ भी ऐसी न्यूज़ आई सोशल मीडिया में या कोई र्यूमर आई जिसके अभी कोई सर-पैर नहीं है, उसके बेस पे डिसीजन ले लेता है। नॉइज़ ट्रेडर। जैसे क्रिप्टो करेंसी का, वही क्रिप्टो करेंसी का इतना नॉइज़ हो रखा है मार्केट में, 1000 एक्स रिटर्न हो जाता है इसमें, 1000 एक्स रिटर्न हो जाता है। अच्छा भला बंदा अपना काम कर रहा है, वो अपनी सैलरी उसमें लगा रहा है क्रिप्टो में। तो आप बिना एनालिसिस के ही तो लगा दिए, चाहे कमा गए, नहीं कमाए, आपने तो नॉइज़ ट्रेडिंग कर दी ना, रूमर सुन-सुन के पैसा लगा दिया। स्टॉक मार्केट बबल, कई बार बबल बन जाता है बहुत मोटा, ओवर वैल्यूएशन, खरीदे जा रहे हैं लोग, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कोई रीज़न ही नहीं है, प्राइस बढ़ा जा रहा है। कोई लॉजिक नहीं है, जब कोई लॉजिक भी नहीं है और वैल्यूएशन बढ़ती जाए तो उसे बबल कहते हैं, क्योंकि वो एक दिन तो फूटेगा ना। आप उसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, कंपनी की कोई भी वैल्यूएशन मेथड उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन हो रही है, तो वो बबल कहलाता है, स्टॉक मार्केट बबल। और कई बार ये क्रैश देखा गया है, ये बबल फूटा है। इन दोनों देख लो, इंडिया का मार्केट डेली नए लो बना रहा है। ये ब्लैक फ्राइडे सेल लगा दी है मार्केट ने, ले लो जितने पे भी कोई भी शेयर उठाना है, फिर वो नए लो पे जा रहा है। बबल तो टूटता है बच्चों। फिर आता है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन भी एक अच्छा कांसेप्ट है जो अपन गलतियां करते हैं प्रैक्टिकली। हम लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में, डर से कि और लॉस ना हो जाए, स्टॉक को होल्ड करने के बजाय बेच देते हैं। कहीं कभी हो सकता है ना वो टेम्परेरी फॉल हो, डरना, लॉस को अवर्जन,
लॉस से बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, बेच नहीं रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है, स्टॉक को बेच नहीं रहे हैं। लॉस ज़रा-सा हो गया, आपने स्टॉक को सेल आउट कर दिया। बल्कि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है शेयर, आप फंडामेंटली नहीं देख रहे हो कि वो स्टॉक में कितनी पोटेंशियल है। टेम्परेरी मार्केट फॉल हुआ है तो सारे स्टॉक फॉल हो रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करेगा, वो नहीं देखा। जैसे ही लॉस दिखा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यार मेरे को गेन से मतलब नहीं है, पोटेंशियल गेन से मतलब नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए और लॉस नहीं होना चाहिए। होता है ना एंग्जायटी, फियर, लॉस अवर्जन। और फाइनली मोमेंटम इफेक्ट सब खरीद रहे हैं, तो और खरीद रहे हैं लोग, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। भाई प्राइस राइज कर रहा है तो और लोग खरीद रहे हैं, भाई और आ रहे हैं। आज 100 का प्राइस हो गया, तब आप एंटर करें। फिर 200 का हो गया, अच्छा ये 200 हो गया, लोग और एंटर कर गए, फिर ये 300 हो जाएगा, फिर ये 400 हो जाएगा। तो इन द होप ऑफ फ्यूचर राइज प्राइस, द कंटिन्यूटी ऑफ दिस प्राइस राइज, इसे कहते हैं मोमेंटम। जैसे होता है ना, पीछे से आपने पुश किया तो फिर आगे जो पुश गया और तेज पुश हुआ और तेज, अपन एक मोमेंटम आ जाता है, चीज आगे बहुत फास्ट जाती है। तो फिर जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होता है, गिरती भी उतनी ही फास्ट है। तो ये रीजन है अपन गलत डिसीजन। और आपसे, आप में से कोई प्रैक्टिकली काम करता होगा, ये सुना होगा तो रिलेट भी कर पा रहा होगा। कई बार अपन लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, हर्डिंग कई चैनल्स हैं, कई नॉइज नॉइज करते हैं, कई सारे आप देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी स्टॉक को प्रमोट कर देंगे, नॉइज कर देंगे, लोग उसमें पैसा लगा देते हैं या बबल बन जाता है। भाई बबल को आप बस्ट तो होना ही है बबल। लॉस अवर्जन और मोमेंटम इफेक्ट। आती है बात समझ? हाँ जी सर। ठीक है बच्चों। तो इनके बाद एक क्वेश्चन अपना जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लाइट कंपनी, सर क्या क्वेश्चन है ये? तो ये सेक्शन बी का आपका क्वेश्चन है। 2023 में मार्च जून में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पास्ट एग्जाम का मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, एसीसी का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लो, इसके 5 पार्ट है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों 50-50, बल्कि थ्योरी ज्यादा ही टेस्ट हो जाती है कई बार कई क्वेश्चनों में। तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है एसीसी में, वरना तो बहुत डिफिकल्ट है। देखो, थ्योरी भी ऐसे नहीं, कंसेप्चुअली टेस्ट होती है। बैलेंस शीट दी हुई है लाइट कंपनी की, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर 55, प्रेफरेंस शेयर भी है इनके पास 9%, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व है 433 के, बहुत अच्छी बात है। दो लोन लिए हुए हैं 6% और 8% के, कोई दिक्कत नहीं है। करंट लाइबिलिटी भी है 92 की, 647 हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पूरी की पूरी दे रखी है। आगे रीड करो, कहता है द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ लाइट कंपनी हैव अ नॉमिनल वैल्यू 0.25 पर शेयर, करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस। तो हम मार्केट प्राइस हमेशा एक्स डिविडेंड लेते हैं, कम होता है तो उसे एक्स करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर प्राइस एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5%, 5% की ग्रोथ बोली है। तो क्या वैल्यूएशन कर सकते हो? ग्रोथ बता दी आपको। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, ग्रोथ वाला या परपेचुइटी? ऑब्वियसली ग्रोथ। 9% प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल, हैव नॉमिनल वैल्यू 1 पर शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.5%। ये तो बहुत सिंपल। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकालोगे? 9% है, वही डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लोन नोट इरिडीमेबल, लोन नोट भी इरिडीमेबल है, नॉमिनल वैल्यू 100 पर लोन, बिफोर टैक्स ऑफ कॉस्ट लोन 7%। अच्छा, द अच्छा यहाँ देखो, द 8% लोन नोट्स आर कन्वर्टेबल आफ्टर 7 ईयर इनटू, देखो दो लोन थे ना, ये तो इरिडीमेबल है, बट ये लोन कन्वर्टेबल है। चलो एक अच्छा पॉइंट आपको कन्वर्टेबल भी आ गया इस क्वेश्चन में। थोड़ा कन्वर्टेबल पे भी आपको बात कर लूंगा आपके साथ। तो the 8% loan notes are convertible after 7 year into 15 ordinary share. If not converted, the loan will be redeemed at nominal value. The before tax cost of debt is 9% and corporation tax rate भी दिया हुआ है हमें 25%। वो कहता है मार्केट वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन कहता है 6% लोन नोट्स का मार्केट वैल्यू बताओ। अब वैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो वैल्यूएशन ही पूछेगा। इस बार आपसे ना इक्विटी की नहीं, डेट की वैल्यूएशन पूछ ली कि 6% लोन नोट की वैल्यूएशन बताओ। 6% लोन नोट्स की वैल्यूएशन कोई बता सकता है? कौन बताएगा? देखो लोन नोट्स है इररिडीमेबल, रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल है? जल्दी से देखो बच्चों, बताओ मेरे को। 2 मिनट दे रहा हूँ सबको, जल्दी से बताओ। फिर क्या डिस्कस? देखो पॉज़ कर लो वीडियो, एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करो। ये नहीं कि सर ने सॉल्व कर दिया। देखो मार्केट वैल्यू पूछा है, इररिडीमेबल लोन नोट्स का है, क्या होगा?
मार्केट वैल्यू, डेट का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? परपेचुइटी से निकलेगा, ग्रोथ है ही नहीं। अब क्या करोगे? कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंट रेट। मेरे बच्चा कैश फ्लो कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट क्या होगा? केडी। सर इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है? गिवन तो है 6% लोन नोट्स। तो 100 रुपए का लोन नोट अगर नॉमिनल वैल्यू 100 मानते हैं, कुछ ना बोला वैसे तो गिवन है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 100 पे? इंटरेस्ट रेट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है। यील्ड नहीं, रेट है। 6% लोन नोट तो 100 रुपए पे 6 रुपए हुआ। और हमारा केडी लेंगे 7%, तो 7% 6 डिवाइड बाय 7%, 6 डिवाइड बाय 7% आ गया आपका 85.71। तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 85.71। और ध्यान रखना ये आंसर मत लिखाना। यहाँ देखो क्या लिखा है, मिलियन। और टोटल मार्केट वैल्यू लिखा है, पर शेयर नहीं लिखा। ये हमने क्या निकाली है? मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर। एक डिबेंचर की वैल्यू है ये। मुझे सारों की निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? अच्छा, एक डाउट कई बार बच्चों का यहाँ पे आता है, होपफुली आप लोगों का अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। सर आपने यहाँ पे 7% में टैक्स एडजस्ट क्यों नहीं किया? ध्यान रखना बच्चा, मार्केट वैल्यू ना हमेशा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से निकलती है। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से वैट निकलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर जब आप मार्केट वैल्यू निकालते हो वो हमेशा इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से निकलती है, क्योंकि इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कंपनी में बाय करना चाह रहा है डिबेंचर्स को। तो ये हमेशा हम बिफोर टैक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन बोली हुई थी, इसलिए मैंने बच्चों बिफोर टैक्स लिया। कंफ्यूज मत होना। अगर ये मुझे बोलते कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकालना है, तो अपन फिर उसको आफ्टर टैक्स कर देते, आफ्टर टैक्स ले लेते। आती है बात समझ? क्लियर है? ठीक। अच्छा, कैसे निकालोगे? ज़रा मुझे बताना। कितना दिया है? 22 मिलियन। तो लोन नोट्स कितने हैं? 22 मिलियन। तो 22 मिलियन ये आपके हो गए, मतलब 6 ज़ीरो। ठीक है? इसको डिवाइड कर लो। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो आपका कितना आ गया बच्चों? 2 ज़ीरो कट हो गए ना? देख लो। 2,20,000। 2,20,000। 2,20,000 के आपके पास कितने हैं लोन नोट? एक लोन नोट 100 का है, 22 मिलियन का आपकी बुक में वैल्यू है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे तो नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। इक्विटी में भी तो करते हो। बस आंसर आ गया। 2,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 85। एक शेयर का वैल्यू 85.71 है, तो 2,20,000 का कितना आएगा? जल्दी बताओ। अप्रॉक्स ये आपका आ रहा है 18.9 मिलियन। ठीक है? 18.9 मिलियन। क्या आंसर मिलियन में लिखना है आपको, क्योंकि मिलियन का साइन बना हुआ है तो मिलियन में लिखना है। आई क्या बात समझ? जो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स आपको मिल गए। मिल गए सबको? किसने गलती तो नहीं करी? आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स छोटे छोटे कंसेप्ट। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ 8% लोन नोट्स। अब कहता है 8% वालों की भी निकालो। यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 8% वालों में कन्वर्टेबल है, तो मतलब रिडीमेबल है प्लस कन्वर्टेबल है। तो बच्चों यहाँ पे ना सबसे पहले अपन को ये देखना होता है कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। पहला काम होता है इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए, हमेशा करके दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला सॉल्व थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि डू इन्वेस्टर विल गो फॉर कन्वर्जन वैल्यू वर्सेस रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन पे मुझे मिल रहा है $100 नॉमिनल वैल्यू। आप देखो तो क्वेश्चन में, क्या मैं कन्वर्जन का ऑप्शन चूज करूंगा भी? क्या मैं कन्वर्ट कराऊंगा या रिडीम कर लूंगा? अगर रिडीम कर लूंगा तो फिर तो ये सिंपल रिडीमेबल डिबेंचर है, रिडीमेबल लोन है। बट अभी देखते हैं क्या कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा, अपन को कितने शेयर मिलेंगे? 15 शेयर। कितने शेयर मिल रहे हैं दोस्त? हमें मिल रहे हैं दोस्त 15 शेयर। और एक शेयर का वैल्यू कितना है बताओ?
अभी कहता है एक शेयर का वैल्यू कितना है 6.75 क्वेश्चन में गिवन है। तो बचा 15 शेयर। आज वैल्यू है 6.75 का और हमें ग्रोथ रेट गिवन है। कन्वर्जन कितने साल बाद हो रहा है? 8 साल बाद। कन्वर्जन 8 साल बाद होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना, एक छोटी-सी बात, क्या मैं 8 साल लूँगा या 7 साल लूँगा? भई ये साल तो हो चुका है ना, इस साल के बाद 8 साल, तो 7 साल ही तो हुए। देखो क्या कहता है, रिडीम एंड नॉमिनल वैल्यू आफ्टर 8 इयर्स, तो 8 ईयर नहीं, 8 ईयर इंक्लूडिंग 10 ईयर है। ये भी बच्चे गलती कर देते हैं। 7 साल लोगे, n-1 लोगे, ठीक है सर? और दूसरा ग्रोथ रेट आपको कितना गिवन है? 5% का। तो इसको ग्रो कराओ। 1.05 ग्रोथ कैसे कंपाउंड कैसे करते हो? कितने साल? 7 इयर्स। टेक 7 इयर्स। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, 7 साल आप इसको 7 साल के लिए कैलकुलेट करोगे, ना कि 8 साल के लिए। आप कन्वर्जन वैल्यू निकाल रहे हो, सर कन्वर्जन वैल्यू आपने कैसे निकाली? सबसे पहले मैं चेक करूँगा ना दोनों में से मुझे किसमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। अगर मैं कन्वर्ट कराता हूँ तो 15 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले, मतलब $100 के बदले, जिनकी आज वैल्यू है 15 इंटू 675, और आज से 7 सालों में ये ग्रो होके कितने बन जाएँगे? देखो क्वेश्चन कहता है, दोबारा से सुनो, क्वेश्चन कहता है 8% लोन नोट्स आर convertible after 7 years into 15 ordinary share light. तो if not convertible, will be redeemed at nominal value after 8 years. तो 8 years नहीं, अपन क्या लेंगे? 7 years. ध्यान रखना इसको। अच्छा, यहाँ पे हमें फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं था वैसे, क्योंकि इन्होंने आफ्टर 7 ईयर हमें अलग से दे ही दिया है। तो मतलब आफ्टर 7 इयर्स मतलब इस साल के बाद 7 साल में, और अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो 8 साल का टाइम है। तो 7 और 8 का ये भी डिफरेंस हो गया। अगर आप कन्वर्जन के साथ जाते हो तो 7 साल में होगा, रिडेम्पशन आपको 8 साल में मिलेगी, और कन्वर्जन में आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो इन्हें। आई थिंक आएगी आपकी 142.47, और ये आपकी $100 है। तो आप किसके साथ जाओगे? कन्वर्जन वैल्यू के साथ। मतलब आप 7 साल में इसको कन्वर्ट करा लोगे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में अपन को गिवन ही है 7 इयर्स, तो अपन डायरेक्ट 7 साल ले लेंगे, 8 साल। मैंने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का कांसेप्ट लगा दिया था, वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, n-1 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, बात समझ आती है। ये देखो, तो कन्वर्जन वैल्यू वर्सेस रिडम्पशन वैल्यू $100, 15 इंटू 6.5 इंटू 1.05, साथ 140.47, और साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने का लिए तैयार रहना यहाँ पे। ठीक है, तो बस अब वैल्यूएशन कर दो। हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 8%। लोन नोट, तो 8%। इंटरेस्ट जब तक कन्वर्ट नहीं कराओगे इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। इंटरेस्ट पर एनम इज 8। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये जो मुझे 8 का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, इस 8 के इंटरेस्ट की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हर साल 8-8 मिलता है तो क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 ईयर एन्युटी फैक्टर से। इतना तो आता है आपको इस लेवल पे। 8-8 रुपए हर साल मिलेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू क्या होगी? इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। और अपने पास रेट कितना है? 9%। याद रखना, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यानी 9% लेना, कूपन रेट नहीं लेना, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन लेना 9%। इंटरेस्ट तो कंपनी के हिसाब से मिलेगा, बट डिस्काउंटिंग इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती है। ये इन्वेस्टर यील्ड है 9%, जो आज मार्केट में यील्ड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसको डिस्काउंट कर लेंगे, 8 इंटू 7 ईयर एन्युटी फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि आप टेबल से देख सकते हो या कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5.033 है। मैच कर लेना, टेबल में जाके देखो, एन्युटी टेबल में मिल जाएगा। ये आएगा आपका 40.264। कितना आएगा? 40.264। ठीक है, तीसरा क्या? तीसरा रिडम्पशन वैल्यू। तो रिडम्पशन वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 142, 7वें साल में मिलेगी 142.47। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, उस साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। एन्युटी नहीं, क्योंकि एक बार मिलेगी ये, हर साल नहीं मिल रही है। आई होप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और एन्युटी फैक्टर में डिफरेंस अभी क्लियर है। तो ये कितना हो गया? 77.931।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों, एक बार देख लेना फिर भी। तो दोनों को प्लस कर दो, मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ए एंड बी। ए और बी को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, मार्केट वैल्यू आएगी 118.20। ये हमने मार्केट वैल्यू किसकी निकाल ली? कन्वर्टेबल्स की, कन्वर्टेबल की मार्केट वैल्यू। तो कंफ्यूज मत होना, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने बोल दिया था, उसको भूल जाओ। जब आपको बोला हुआ है आफ्टर 7 इयर्स और आफ्टर 8 इयर्स, तो डायरेक्ट आप फिगर लोगे 7 साल की, 6 नहीं करना है 7 को। सीएजीआर में करते हैं अपन, राइट? यहाँ नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है सर। तो क्या कहता है, कन्वर्जन वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू को कंपेयर किया। हाँ, श्योर हो गए, कन्वर्जन करेंगे तो सारा कन्वर्जन का लिया। अगर कन्वर्जन नहीं करते तो मैं 8 साल लेता, 8 को कितने, 8 इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8 साल। और रिडम्पशन वैल्यू कितनी लेता? 100। तब वैल्यूएशन करता मैं 8 साल के बेस पे, और रिडम्पशन वैल्यू की जगह, कन्वर्जन वैल्यू की जगह रिडम्पशन वैल्यू लेता। बाकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है मैंने, 118.20 मेरा इसका भी आंसर आ गया। ये सब छोटी छोटी बातें। सी और डी पे आ जाते हैं, जल्दी से सी क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो, क्या कहता है? In relation to valuing preference share, which of the following statement is correct? कौन सी statement सही है? The market value of a dividend preference is calculated by multiplying dividend by 1 minus the tax rate and dividing by cost of preference share. बताओ पहली बात सच है या झूठ है? क्या हम डिविडेंड की वैल्यूएशन में टैक्स को कंसीडर करते हैं? जनरली प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल होता ही नहीं है। कब होता है? होता ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में हम टैक्स की एडजस्टमेंट मानते ही नहीं है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली भी नहीं बोलता हमारे एफएम में कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल है। तो ये तो बात ही नहीं आ सकती। ये टैक्स एफिशिएंट वे भी नहीं हो सकता। दोनों पॉइंट पहले गलत हो गए। देखो लॉजिकल पढ़ना है, समझना है। प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने टैक्स को वहां पे एडजस्ट कभी नहीं कराया, चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे इन्वेस्टर के लिए हो, क्योंकि डिविडेंड को प्रेफरेंस एडजस्ट, डिविडेंड जैसे इक्विटी है वैसे डिविडेंड है। इक्विटी के डिविडेंड को हम प्रॉफिट में से बांटते हैं, मतलब गवर्नमेंट को देने के बाद प्रेफरेंस और इक्विटी को मिलता है। सबसे पहले मिलता है डिबेंचर्स को, वो सबसे पहले खाना खाते हैं, गेस्ट हैं हमारे। फिर खाना खाते हैं गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट आ जाती है। उसके बाद कहीं खाना खाने आते हैं हमारे प्रेफरेंस, और फिर हम एंड में आते हैं इक्विटी, घर वाले। प्रेफरेंस शेयर कैन बी डिफिकल्ट टू वैल्यू व्हेन दे पे वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड। कहता है प्रेफरेंस शेयर हो सकता है कि इनकी वैल्यूएशन मे बी डिफिकल्ट व्हेन दे पे वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड। वैल्यूएशन, आप वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड दोगे तो वैल्यूएशन डिफिकल्ट तो होगी। ऑब्वियसली कंपेयर करें अगर फिक्स रेट से, तो वेरिएबल की थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी कैलकुलेशन। बट लेट्स सी, डी ऑप्शन पढ़ते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्लास एज इक्विटी। अरे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंटिंग कंसेप्ट पूछ लिया। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कैसे कंसिडर करते हैं? इक्विटी में, और रिडीमेबल को डेट में। इक्विटी नहीं, इनको डेट माना जाता है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है बच्चों। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो इट इज ट्रीटेड लाइक अ डेट इन अकाउंट्स, इन बैलेंस शीट। एंड इफ इट इज रिडीमेबल इट इज ट्रीटेड एज इक्विटी। तो ये भी सही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? दैट इज सी, सी ऑप्शन। तो अगर आप फिक्स से कंपेयर करें तो वेरिएबल ऑब्वियसली डिफिकल्ट। अगला देखो, आता है समझ? डी ऑप्शन। इन रिलेशन टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन वैल्यूइंग शेयर इन बिजनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ बताओ जल्दी से। वैल्यूएशन की थ्योरी कितना ही रट्टा लगा लो, पढ़ रहा, पूरी बुक पढ़ ली है ना, तो दो आंसर। लो ए पे बाद में आते हैं, रुक जाओ अभी ए पे। सर ए पे क्यों नहीं आ रहे हो? अभी रीजन बताता हूँ। इसमें से किसी का ये आंसर तो नहीं है? द मार्केटेबिलिटी ओनरशिप कैन बी इंप्रूव्ड बाय शेयर बायबैक। ये बहुतों को सही लगता है बट ये गलत है। सर क्यों?
सर शेयर बायबैक कर लेंगे तो मार्केट में शेयर कम हो जाएँगे, ज़्यादा हो जाएँगे? बच्चों जब शेयर मार्केट में कम हो जाएँगे, तो उनको परचेज़ सेल करना मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है मार्केट। अभी मैं किसी चीज़ की सप्लाई कम कर दूँ, किसी चीज़ का मार्केट में फ्लो कम कर दूँ, तो आपको उसको परचेज़ करने में आसानी होगी या डिफ़िकल्टी होगी? डिफ़िकल्टी होगी ऑब्वियसली। तो अगर आप बायबैक कर लोगे तो नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज़ हो जाएँगे, मार्केटेबिलिटी कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी। इन्वेस्टर विल ऑलवेज़ एक्ट रैशनली इन रिस्पॉन्स ऑफ गुड न्यूज़ फ्रॉम अ कंपनी। अभी पढ़ा, अभी पढ़ा। कोई भी कंपनी गुड न्यूज़ देती है, उसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर हमेशा रैशनली ही रिएक्ट करेगा। इन्वेस्टर ओवर रिएक्ट भी कर सकता है, अपन करते ही हैं। नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकता है। जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से गुड है, इन्वेस्टर उसको नेगेटिव भी लेके जा सकता है, क्योंकि हम रैशनली थोड़ी बिहेव करते हैं। हम तो बिहेव करते हैं रूमर्स पे, भीड़ पे। तो इसे कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। तो ये कोई सही नहीं है कि इन्वेस्टर विल ऑलवेज बिहेव रैशनली फॉर अ गुड न्यूज़। इट दे कैन इवन बिहेव इरैशनली, ओवर रिएक्ट ऑन एनी गुड और बैड न्यूज़। रैंडम वॉक थ्योरी मतलब वही आप ऐसा समझो कि पास्ट को एनालाइज करना, पास्ट प्राइसेस को। दैट शेयर प्राइस मूवमेंट कैन बी फोरकास्ट इन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। कैसे करोगे? रैंडम मार्केट थ्योरी तो ऑलरेडी क्या कह रही है, पास्ट को आप एनालाइज करो, और पास्ट को एनालाइज करके आप वीक फॉर्म ऑफ मार्केट को बीट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। रैंडम वॉक थ्योरी तो खुद ही कहती है कि आप प्राइस को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। प्राइस रैंडमली वॉक करते हैं। यू कैन नॉट फोरकास्ट प्राइस, कि प्राइस किधर जाएगा, एक रैंडम वॉक लेता है। जैसे अपन इसका एक एग्जांपल देते हैं रैंडम वॉक में। जैसे एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा पी लिया। आपको पता है वो अब क्या करेगा? भई पहला पहला पैक पिया, दूसरा पिया, तीसरा, एक लेवल के बाद नहीं समझ आता ना वो कहाँ गिरेगा, क्या करेगा, क्या बोल देगा। रैंडम है, कोई प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकता है उसके मूवमेंट को। यही रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो फोरकास्ट कैसे करोगे? तो करेक्ट आंसर कौन-सा हुआ? ए। सर डिविडेंड कट कर देंगे तो भी प्राइस बढ़ सकते हैं। डेफिनिटली कैन राइज़। क्यों नहीं बढ़ सकते? आप एक कंपनी डिविडेंड कम दे रही है, डिविडेंड में कटिंग करती है, तो इसका मतलब हो सकता है ना कि कंपनी पैसा कहीं एक्सपेंशन पे लगा रही है, तो प्राइस बढ़ जाएँगे, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और अच्छा है। हो सकता है ना आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सैलरी को नहीं बाँट रहे हो, नहीं खर्चा कर रहे हो, एकदम से आपने खर्चा करना अपने फैमिली में, दोस्तों में कम कर दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी वैल्यू गिर गई। हो सकता है आप एक कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, आगे और मोटा पैसा आप खर्च करोगे, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को, ठीक है? Lastly, E part. So, considering behavioral finance, which of the following statement is correct? Behavioral finance support the view that stock market bubble result from rational investment decision. तो स्टॉक मार्केट बबल रैशनल डिसीजन से तो नहीं बनता है ऑब्वियसली, कोई भी बबल इरैशनल डिसीजन से ही बनेगा। गलत। नॉइस ट्रेडर मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, नाम ही है नॉइस ट्रेडर। अफवाहें, नॉइस, रूमर्स। शेयर प्राइस एनोमली डू नॉट अंडरमाइन द परफेक्ट कैपिटल मार्केट थ्योरी। तो यहाँ पे कहता है शेयर मार्केट की जो एनोमलीज़ हैं, वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट थ्योरी को इम्पैक्ट नहीं करती है। भई परफेक्ट कैपिटल मार्केट तो एज़्यूम करता है कि कोई एनोमली है ही नहीं, तो एनोमलीज़ तो इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी ना। कैसे नहीं करेंगी? डू नॉट इम्पैक्ट। एनोमली समझ तो एक्सेप्शंस। द मोमेंटम इफेक्ट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय शेयर इन द बिलीफ दैट द रीसेंट राइज इन द शेयर प्राइस विल कंटिन्यू। यही तो मोमेंटम है, पुश, फोर्स, चलती ट्रेन में चढ़ना। ट्रेन अभी चल रही है और तेज़ होगी और तेज़ होगी और तेज़ होगी, तो आप भी बीच में घुस जाते हो उसमें स्पीड में, ठीक है? तो मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, ये था आपके लिए मेरी तरफ से वैल्यूएशन का रिवीजन। आई नो बहुत फास्ट कराया, शॉर्ट में कराया। तो वही बच्चों, रिवीजन का पर्पस है कि मैंने आपको कांसेप्ट्स का ओवरव्यू दिया और आपके साथ एक एग्जाम का क्वेश्चन भी डिस्कस किया। सो काइंडली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऑब्वियसली रिवीजन इज नेवर सब्स्टिट्यूट टू रेगुलर क्लासेस। जो आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा है, उसको ज़रूर आप साथ-साथ पढ़ते रहिए। बट उसके साथ-साथ you can watch this session again and again to revise some basic concepts.
in this question. They have tested some good concept. I explained all the concepts in the question in very much detail. तो आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी के लिए इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं आप लोगों के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय।